आज हम सब वर्ग 10वीं के क्रैश कोर्स के व्याकरण में शब्द को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। ये सेंटेंस है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, जिसका अर्थ होता है कि विद्याधन सबसे प्रधान धन है, सबसे मुख्य धन है। क्योंकि विद्याधन ऐसा धन है जिसे ना कोई बांट सकता है, ना कोई उसे चुरा सकता है, नहीं वो भारी होता है। अन्य जो धन रहेगा उसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बांट भी लेते हैं, कोई उसको चुरा भी लेता है, और यदि उसको लेकर के जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं भारी लगता है, कुछ न कुछ परेशानी होता है। लेकिन विद्याधन एक ऐसा धन है, वो न इसे कोई चुरा सकता, न कोई बांट सकता है, और न वो भारी लगता है। तो निश्चित तौर पे जितने भी हैं हम सभी को ज्यादा से ज्यादा विद्याधन अर्जित करना चाहिए। अब हम शब्द के बारे में जानेंगे, आखिर ये शब्द होता क्या है। तो इससे पहले वर्ण पढ़े थे, उसी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन यहां पे परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं, वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब जैसे देखेंगे जौ एक वर्ण है, लौ एक वर्ण, दोनों मिलकर के, जौ और लौ मिलकर के जल बनता है, यह एक शब्द है। रा अमौ क्या है, दो यहां भी वर्ण है, दो अक्षर है, दोनों मिलकर के ये शब्द बनता है। तो इस तरीके से वर्णों के सार्थक मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं, 3 अक्षर के भी हो सकते हैं, जैसे कि सड़क, यह भी एक क्या है, शब्द है। विद्यालय, यह भी एक शब्द है। यहां देखिए कई सारे वर्णों के मेल है और उस मेल को ही शब्द कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे शब्द के भेद को जानेंगे। अब अलग अलग दृष्टिकोण से शब्द के अलग अलग भेद है। यहां देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो याद रखेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। और ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला है तत्सम, तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है भेषज, और चौथा शब्द का भेद है विदेशज। अब इसे जानेंगे कि ये तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन शब्द तत्सम है या निम्न में से कौन शब्द तद्भव है, तो इसको चुनना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे तत्सम किसे कहते हैं। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत रूप वाले शब्द हैं, इसलिए इसको परिभाषित करेंगे हम। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त मतलब प्रयोग, प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं, तत्सम कहलाता है। मतलब वैसा शब्द जो हिंदी में भी प्रयोग होता है और संस्कृत में भी प्रयोग होता है। जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल में अग्नि, अग्नि शब्द है और इसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, जबकि ये संस्कृत का शब्द है। पुष्प, पुष्प का प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, जबकि ये संस्कृत का शब्द है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएगा, या गृह, ये भी संस्कृत के शब्द है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। तद्भव क्या होता है कि इसी शब्द के रूप को किसी न किसी को बिगाड़ा जाता है, यानी थोड़ा रूप चेंज किया जाता है, तब इसे लिखते हैं, तो यह तद्भव कहलाता है। इसलिए इसकी परिभाषा होता है तत्सम के
बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे ये अग्नि है, अग्नि को हम लोग अपने भाषा या हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो आग के रूप में करते हैं, इसलिए आग जो शब्द होगा वो तद्भव हो जाएगा, वही अग्नि शब्द है वो तत्सम होगा। पुष्प को हम लोग अपने भाषा में फूल कहते हैं, तो फूल यहां पे हो जाएगा तद्भव, जबकि पुष्प यहां पे तत्सम होता है। इसी प्रकार से गृह का घर, घर हो जाएगा यहाँ पे तद्भव, और वहीं पे गृह शब्द जो है वो तत्सम है। तो संस्कृत वाले शब्द यदि हिंदी में प्रयोग होता है तो वो तत्सम कहलाता है, जबकि वही तत्सम शब्द को अलग रूप दे करके हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो यह शब्द तद्भव कहलाता है। जैसे कि अग्नि से आग, पुष्प से फूल और गृह से घर, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। आगे देशज, अर्ज मतलब होता है जन्म, तो देशज मतलब देश जो राज्य, मतलब देश में जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है, देश में जिस शब्द का जन्म हुआ है उसे हम लोग देशज कहते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं जिस शब्द की उत्पत्ति अपने देश में हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। अब ये देशज कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो केवल अपने देश यानी भारत में ही उसका उत्पत्ति भी हुआ है, उसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि लोटा, ये लोटा जो शब्द है ये केवल हम लोग अपने देश में ही इसका प्रयोग करते हैं, किसी दूसरे देश में जाएंगे लोटा कहेंगे तो उसको नहीं समझ पाएगा। इसी तरह से पगड़ी, दिव्या, ये जो शब्द है क्योंकि ये हम लोग के देश में ही अपने क्षेत्र में ही इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द जो भी होगा वो देशज कहलाएगा। विदेशज क्या होता है? तो विदेशज का परिभाषा है जिस शब्द की उत्पत्ति, जिस शब्द की उत्पत्ति किसी दूसरे देश में हुआ है तो उसे विदेशज कहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी दूसरे देश से इस देश में प्रयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं उस शब्द की उत्पत्ति किसी दूसरे देश में हुई है और हम लोग तत्काल उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएगा? विदेशज कहलाएगा। जैसे स्कूल, स्कूल ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द है, जबकि हम लोग अपने आम भाषा हिंदी में भी इसको प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल है, ये शब्द सब क्या है? विदेशी शब्द है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति दूसरे देश में हुआ है, इसलिए ऐसे शब्द क्या कहलाएगा? विदेशज कहलाएगा। तो याद रखना, जो शब्द हम लोग के देश में उत्पत्ति नहीं हुआ है वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। बहुत सारे और भी शब्द है। इससे आगे आएंगे, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। याद रखना है कि बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन है इसको भी जानना है। पहला है रूढ़, रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी, रूढ़ किसे कहते हैं। दूसरा है यौगिक, और तीसरा जो शब्द है वो है योग रूढ़। अब यहां रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तो रूढ़ को जानेंगे। वैसे शब्द
जिसे वैसे शब्द जिसे खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकले। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको खंड करेंगे तो क्या होगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वैसे शब्द क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। रूढ़ शब्द कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कौन ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ है, जिसे खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो देखेंगे घ, घर। अब घर को खंड करेंगे तो घ जो र आया, न र का कोई अर्थ होगा न घ का होगा। इसी तरह का सड़क शब्द है, इसे खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक। अब देखेंगे यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो वैसे शब्द या वो सारे शब्द जिसे खंड करने पर उसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। यानी कह सकते हैं जिस शब्द को खंड करने पर उसका अर्थ निकलता है उसे ही हम लोग यौगिक कहते हैं, यौगिक कहलाता है। अब कौन ऐसे शब्द है जो यौगिक है, इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे विद्यालय, ये विद्यालय एक शब्द है जिसको खंड करेंगे तो विद्या जोड़ आलय, दोनों का अर्थ होता है विद्या मीन्स हुआ ज्ञान, और वही आलय का अर्थ होता है घर। मतलब ज्ञान का घर जहां होता है उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। इसी तरह हिमालय है, इसको भी खंड करेंगे तो क्या हिम जोड़ आलय होगा। अब इसका आलय मीन्स फिर वो यहाँ पे घर होगा, हिम मीन्स होता है बर्फ। तो यहां देखें कि हिमालय को भी विद्यालय को भी खंड किया गया है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग आया है। विद्यालय का खंड किया तो विद्या का भी एक अर्थ आया जो अर्थ ज्ञान होता है। इसी तरह से आलय का भी एक अर्थ आया है जिसका अर्थ होता है घर। तो ऐसे सारे शब्द जिसे खंड करने पर उसका अर्थ निकले, वैसे सारे शब्द क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाता है। इससे आगे देखेंगे योग रूप। अब योग रूप क्या होता है, तो वे शब्द या वैसे शब्द जो एक विशेष अर्थ देता है उसे योग रूप कहते हैं। अब कौन ऐसे सारे शब्द हैं जो योग रूप कहलाएगा, तो देखेंगे जैसे कि गणपति, जैसे में ये गणपति शब्द है, और गणपति किसको कहा जाता है, गणपति गणेश जी को कहा जाता है। इसलिए गणपति जो शब्द होगा वो क्या होगा, योग रूप होगा। इसी तरह दशानन, दशानन यानी जिसके 10 आनन है, आनन मीन सिर, तो दशानन किसको कहा जाता है, रावण को। इसलिए दशानन जो शब्द होगा वो योग रूप होगा। इसी तरह से चक्रपाणी, चक्रपाणी ये जो शब्द है यह भी योग रूप है, क्योंकि चक्रपाणी किसको कहा जाता है, विष्णु जी को। तो वे सारे शब्द जिसका एक विशेष अर्थ हो और उसको एक विशेष अर्थ अर्थात उस शब्द को किसी अन्य शब्द से भी जाना जाता हो, तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, योग रूप कहलाएंगे। जैसे गणपति है, दशानन है, चक्रपाणी है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। वीणा पानी हुआ, जिसके पानी, पानी मीन्स हाथ, जिसके हाथ में क्या हो, वीणा हो, उसे वीणा पानी कहते हैं। अर्थात सरस्वती, जिसे
ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। तो बिना पानी भी क्या होगा, ये योग रूप शब्द होगा। अब अन्य रूप में देखेंगे रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने। अब रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। ये दो भेद कौन कौन से हैं, तो पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होता है, तो विकारी शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका रूप बदलता है, जबकि अविकारी शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका रूप नहीं बदलता है। इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिस शब्द का रूप लिंग के आधार पर लिंग हो, वचन हो, काल हो या पुरुष के आधार पर बदलता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द का रूप बदलता है, किस आधार पर, लिंग के आधार पर। जैसे उसका है तो उसकी हो जाएगा, मेरा है तो मेरी हो जाएगा, नहीं खाता है तो खाती हो जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, तो इसके अंतर्गत ये सारे शब्द, संज्ञा के जितने भी शब्द होंगे, संज्ञा जो भी होगा वो सारे विकारी शब्द कहलाएगा। सर्वनाम, जितने भी सर्वनाम होंगे वो सारे शब्द क्या कहलाएगा, वो भी विकारी कहलाएगा। तीसरा क्रिया, विशेषण, विशेषण में जितने शब्द विशेषण होंगे सारे विकारी शब्द होंगे। और चौथा क्रिया, क्रिया के जितने शब्द होंगे सारे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। क्योंकि क्रिया जैसे खाना, खाना का होता खाता, पुरुष के लिए हम लोग खाता शब्द की यूज करेंगे, जबकि स्त्री है वहां पे खाती यूज करते हैं। तो निश्चित तौर पे क्रिया के जितने भी शब्द हैं उसका रूप बदलता है। जबकि अविकारी शब्द ठीक इसका विपरीत, इसका परिभाषा होता है जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है। जिस शब्द का रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये अविकारी शब्द कौन कौन होंगे, इस चार के बाद जो शब्द है पढ़ेंगे। पांचवा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के जो भी शब्द होंगे, क्रिया विशेषण के जो भी शब्द होगा क्या होगा, वो अविकारी होगा, क्योंकि इसके कोई भी शब्द बदलेंगे नहीं। 10 का 10 किसी भी सेंटेंस में लिखेंगे तो 10 का 10 लिखा जाता है। इसके बाद होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक के जो भी शब्द होंगे सारे अविकारी होंगे। समुच्चयवाचक, और विस्मयदी बोधक, इसके अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे वो सारे क्या होंगे, अविकारी होंगे। जैसे क्रिया विशेषण में शब्द ले सकते हैं, जैसे बहुत। तो बहुत शब्द हम लोग किसी भी पुरुष के लिए करें, स्त्री के लिए करें, या किसी भी काल में करेंगे तो बहुत का बहुत ही लिखाता है, अर्थात ये शब्द चेंज नहीं होता है। तो अविकारी शब्द वैसे शब्द जिसका रूप कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी भी लिंग में हो, किसी भी काल में हो, या किसी भी पुरुष में हो, उसका रूप नहीं बदले, तो उसे हम लोग
अविकारी शब्द कहते हैं। तो अभी हम लोग शब्द से संबंधित प्रश्न को देखे हैं और इसको यदि अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उसका सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।